हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज़ हम क्वेरी लिखने के लिए करते हैं। हम यदि डेटाबेस में से कुछ डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं या फिर हम डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एसक्यूएल हमें फैसिलिटी देता है कि हम अलग अलग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट लिख सकें। उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, क्लॉजेज़ हैं। हम अलग अलग क्लॉजेज़ को और स्टेटमेंट्स को यूज़ करके अपनी क्वेरी लिखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आपकी बुक में जो एसक्यूएल स्टेटमेंट 1.6 नंबर पे एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर नितिन के नायक की बुक में अलग अलग स्टेटमेंट नाम से एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट या फिर और दूसरे अदर स्टेटमेंट्स हैं जो नाम से यूज़ किए गए हैं, पर उनका जो डिवाइडेशन है, उनका जो कैटेगरीज़ हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की, वो आपकी नितिन के नायक की बुक में मिसिंग है। तो मैं पहले वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं ये स्टेटमेंट्स, वो आपको समझाऊंगी। उसके बाद उन स्टेटमेंट्स का यूजेस हम देखेंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि ये मैडम अलग से कहाँ से पढ़ा रही है ना। हो सकता है कि यदि आपने 11th में ओरेकल पढ़ी हो तो ये स्टेटमेंट्स वहाँ पढ़े हों, नहीं पढ़े हों तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, और पढ़े हैं तो और अच्छा हम इनको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जो मेनली 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरीज, 5 डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में DDL बोलते हैं। उसके बाद आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, जिनका पूरा नाम होता है DML। इसके बाद आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DCL, है ना। और नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TCS। उसके बाद आता है सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SCS। यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट्स के नाम जो हिंदी में है, सॉरी इंग्लिश में है, एज इट इज़ आपके हिंदी में रहेंगे, है ना। यहाँ कोई चेंज नहीं है ना। हिंदी में भी इसको हम DML, DDL, DCL ये ही बोलेंगे, करेक्ट। SCS, TCS ये ही इनको यहाँ पे बोलेंगे, क्लियर। इस इंग्लिश में देखते हैं। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज DDL. Second is data manipulation language, that is DML. Third is data control language, that is DCL. Next is transaction control statement. The short form is TCS, and the session control statement and short form is SCS. ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट डिवाइड किए गए हैं, इनके अंदर इनके अकॉर्डिंग जो कमांड्स होती हैं वो आती हैं। जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स DDL के अंदर आएंगे। डिफाइन करना मतलब क्रिएट करना। जो हमारे डेटाबेस को बनाने के लिए कमांड्स यूज़ होते हैं या स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आएंगे, क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब यहाँ क्या है कि जो डेटाबेस के ऊपर मैनिपुलेशन यानी कुछ चेंजेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक उसमें से कुछ लेना, कुछ अपडेट करना, कुछ इंसर्ट करना। इस तरीके से चेंजेस करने के लिए जो स्टेटमेंट्स यूज़ करे जाते हैं या जो कमांड्स यूज़ की जाती हैं, वो सारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आएंगी, क्लियर। ऐसी कमांड्स जो डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसी कमांड्स जो डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो आएंगे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज़ TCS।
जो ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो स्टेटमेंट्स टीसीएस के अंदर आएंगे। और लास्ट है हमारा सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, जो हमारे सेशन के ऊपर कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब इनका जो नाम है ना, नाम से ही क्लैरिफाई हो रहे हैं कि इनके अंदर किस तरीके के कमांड या स्टेटमेंट्स आएंगे। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि किसके अंदर कितने प्रकार के कौन कौन से कमांड्स आते हैं। डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और टेबल। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर सारे वो स्टेटमेंट्स आते हैं जो डेटाबेस को डिफाइन या क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें सबसे पहला आता है स्टेटमेंट आपका क्रिएट, जो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट? क्रिएट स्टेटमेंट, जो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रिएट का हिंदी मतलब बनाना, ठीक है, जो डेटाबेस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट बेटा हिंदी में भी क्रिएट को इसी तरीके से ही लिखना है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदी अपनी पीपीटीज़ में आपको शो नहीं करती हूँ, क्योंकि आईपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश की टर्म्स आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश में ही याद करनी है, राइट। तो क्रिएट स्टेटमेंट क्या करता है? डेटाबेस या टेबल को बनाने के लिए या क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल्टर स्टेटमेंट। ऑल्टर, जैसे हम अपने कुर्ते या सूट्स ऑल्टर कराते हैं, ऑल्ट्रेशन पे देते हैं, सुना होगा, ये बहुत फेमिलियर वर्ड है हम लड़कियों के लिए कि ऑल्टर होने गई है हमारी ड्रेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि साइज़ बड़ा है तो छोटा कराना, छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा कराना, हाइट ज़्यादा है तो कम कराना। सेम एज इट इज़ डेटाबेस के स्ट्रक्चर में जो भी हमें चेंजेस करना है, हमारे डेटाबेस को बड़ा करना है, छोटा करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है, ये कहलाता है ऑल्टर। मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड टेबल। ये टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉडिफाई यानी चेंज, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मॉडिफाई का मतलब यहाँ पे क्या है? बदलने के लिए। किसी भी प्रकार का यदि बदलाव हम डेटाबेस या टेबल में करना चाहते हैं, उसमें कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं या कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉप। ड्रॉप कमांड जो है वो हम डेटाबेस में से कुछ डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए, डिलीट करना यानी कि मिटाने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। डेटाबेस में कुछ ऐसे कॉलम हैं या डेटा है जो हम हटाना चाहते हैं, तो वो हम ड्रॉप कमांड से हटा सकते हैं। तो ड्रॉप कमांड इज़ यूज टू डिलीट द डेटाबेस और टेबल्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रंकेट्स। ट्रंकेट हमारा क्या करता है? जो एलोकेटेड टेबल स्पेस है उनका, उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है। रिमूव ऑल टेबल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग एलोकेटेड टेबल स्पेस। ये सारे टेबल रिकॉर्ड को और जितना भी स्पेस उसने कवर अप किया है उन सब को डिलीट कर देता है। ट्रंकेट क्या करता है? रिमूव ऑल टेबल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग एलोकेटेड टेबल स्पेस। क्लियर। ये हमारे कुछ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आने वाली कमांड है। नेक्स्ट हमारी कमांड है रीनेम। रीनेम यानी कि किसी का नाम बदलना है। जब हम किसी डेटाबेस को या डेटाबेस जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको नया नाम देना चाहते हैं, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? रीनेम। कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? रीनेम। मतलब हमें उसको दोबारा नाम देना है। इंग्लिश में और हिंदी, इंग्लिश में तो रीनेम भी बोलते हैं और हिंदी में भी इसको रीनेम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कमांड कब यूज़ की जाती है? जब हम डेटाबेस या टेबल को नया नाम देना चाहते हैं। तो ये हमारी जो कमांड्स थी, ये सारी कमांड्स हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है, जो डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड पे, जो है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि जो कमांड्स डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं वो कहलाती हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन का मतलब मैंने आपको भी बताया था कि आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं,
है ना, उसमें से कुछ रिट्रीव करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं। चेंज से मतलब जो डेटाबेस बना हुआ है उसमें आप जो चेंज करना चाहते हैं वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक, सबसे पहला आता है हमारा सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड का यूज़ हम डेटाबेस को रिट्रीव करना यानी कि डेटाबेस को लेने के लिए करते हैं। रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद आता है इंसर्ट स्टेटमेंट। इस इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, यदि हमें डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा को इंसर्ट करना यानी कि डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा हमें लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, इंसर्ट कमांड की मदद से लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज़ हम पहले से बना हुआ डेटा या नया डेटाबेस में चेंज करने के लिए करते हैं, अपडेट करने के लिए करते हैं। अपडेट्स एग्जिस्टिंग डेटा विथ न्यू डेटा विद इन अ टेबल, मतलब पहले यदि हमने कुछ डेटा लिखा हुआ है और हम उसको हटा के कुछ नया चेंज लिखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट डेटाबेस है उसमें चेंजेस बनाने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिलीट कमांड। डिलीट्स द रिकॉर्ड्स रो फ्रॉम द टेबल, यदि हम किसी रो को, किसी कॉलम को या कोई डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम डिलीट कमांड से करते हैं। ये सारे कमांड्स जो थे हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अब इनको प्रैक्टिकली कैसे लगाते हैं वो आप मेरे प्रैक्टिकल के वीडियोस में देखिएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनका क्या यूज़ है ये समझते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर कुछ और भी कमांड्स आती हैं बेटा, जो है हमारी मर्ज कमांड या मर्ज स्टेटमेंट। मर्ज स्टेटमेंट टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड और अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिपेंडिंग ऑन कंडीशन मैचेस और नो। जब हमारे पास कुछ पहले से रिकॉर्ड है जिसमें हम इंसर्ट करना चाहते हैं या रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं कुछ कंडीशंस को मैच करते हुए, तो हम मर्ज कमांड का यूज़ करते हैं। मर्ज ये भी हो सकता है, मर्ज मतलब दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, है ना, मर्ज करने के लिए, तो ये एक तरीके से अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉक टेबल। लॉक टेबल स्टेटमेंट टू लॉक वन और मोर टेबल्स इन अ स्पेसिफाइड मोड। टेबल एक्सेस डिनाइड टू अ अदर यूज़र फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर टेबल ऑपरेशन। लॉक टेबल मतलब हमें टेबल पे यदि ताला लगाना है, लॉक करना है, तो इस स्टेटमेंट का यूज़ कुछ टाइम के लिए हम उस टेबल की एक्सेस रोक सकते हैं, एक्सेस डिनाई कर सकते हैं। वन टेबल और मोर टेबल इन स्पेसिफाइड मोड, हम किसी एक स्पेसिफाइड मोड पर उस टेबल की एक्सेस को रोक सकते हैं, हम इसको टेबल को लॉक कर सकते हैं। अब इस लॉक के लिए भी हम कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन रख सकते हैं, कुछ स्पेशल यूज़र्स रख सकते हैं जिनका एक्सेस हम रोकना चाहते हैं। तो ये आता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर कुछ कमांड्स। अब हमारी इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है जो कि है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज़ DCL। नाम से समझ में आ रहा है, जो डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू गिव प्रिविलेज टू एक्सेस लिमिटेड डेटा। हम अपने डेटाबेस के ऊपर जो एक्सेस है ना, यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको लिमिटेड करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ग्रांट। ग्रांट यानी किसी को परमिशन देना, ग्रांट यानी कि किसी को हम परमिशन दे रहे हैं कि वो यूज़ कर सकता है। गिव प्रिविलेजेस टू यूज़र फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस डेटा, यानी कि ग्रांट कमांड से हम यूज़र को परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। रिवॉक ग्रांट का अपोजिट, ग्रांट से हम परमिशन दे रहे हैं तो इससे हम अपनी परमिशन को वापस ले रहे हैं। टेक बैक फॉर गिवन प्रिविलेजेस, हमने दी हुई परमिशन हम वापस लेने के लिए रिवॉक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइज
एनालाइज स्टेटमेंट टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेक्स क्लस्टर एंड टेबल। इस स्टेटमेंट के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडेक्स के बारे में, टेबल्स के बारे में हमें यदि कोई जानकारी कलेक्ट करना है तो हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडिट, टू ट्रैक द अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर ऑल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द यूज़र सेशन। जब हम यूज़र को काम करने की परमिशन देते हैं तो उस यूज़र सेशन में हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट कितनी बार लगाया है, तो हम इस ऑडिट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इस स्टेटमेंट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट ड्यूरिंग द यूज़र सेशन कितनी बार लगाया गया है, हाउ मैनी टाइम्स इट विल बी अप्लाइड ऑन द टेबल। क्लियर। नेक्स्ट आता है कमेंट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट डेटा टेबल्स में कमेंट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। राइट कमेंट टू द डेटा टेबल। बच्चों, यदि आपसे थ्योरी में कभी पूछा जाता है कि स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं एसक्यूएल में, एक्सप्लेन ऑल द स्टेटमेंट्स, तो आपको ये डिवाइडेशन, इनके कमांड्स का यूज़ और भी अच्छी तरीके से आप लिखना चाहते हो तो जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे, इन कमांड्स के साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स भी देते जाइए प्रैक्टिकली, तो वो आपको और अच्छे से प्रेजेंट करने में, लिखने में और थोड़ा एलोबरेट, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए आपको वो हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की, दैट इज़ ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू अप्लाई द चेंजेस परमानेंटली सेव इनटू डेटाबेस। हमने कोई भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस पे किया है, या तो हम उसको परमानेंटली चेंज करना चाहेंगे या हम उसको चेंज टेम्परेरी कर रहे हैं, दैट इज़ उसको सेव नहीं करना चाहते। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट हमें यह फैसिलिटी देता है कि हमने जो चेंजेस डेटाबेस में किए हैं उनको हम परमानेंटली सेव कर दें। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कमांड है हमारा कमिट स्टेटमेंट। कमिट स्टेटमेंट परमानेंटली सेव कर देता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, परमानेंट वर्क सेव इनटू डेटाबेस। हमने डेटाबेस में जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी अपडेट किए हैं, कमिट कमांड से हम उसको परमानेंटली डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोलबैक, रीस्टोर डेटाबेस टू ओरिजिनल फ्रॉम सिंस द लास्ट कमिट। रोलबैक से जो सेव किया है वो अनसेव्ड हो जाएगा। रीस्टोर डेटाबेस इनटू ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जैसा पहले था कमिट के पहले, उसी स्टेट में हमारा डेटाबेस पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेव पॉइंट, क्रिएट सेव पॉइंट फॉर लेटर यूज़ रोलबैक द न्यू चेंज। यहाँ पे हम आगे यदि कभी अपने जो चेंजेस किए हैं लेटर यूज़ करने के लिए हम इसको लगाते हैं सेव पॉइंट को, कि यहाँ पे जाके हमारा डेटाबेस सेव हो जाएगा। सेट ट्रांजेक्शन कमांड सेट द ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज सच एज रीड, राइट, रीड ओनली, एक्सेस। मतलब हमने जो डाटाबेस बनाया है उसमें यदि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहते हैं कि केवल हम इसको रीड की परमिशन दे रहे हैं या इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, लाइक कुछ यूज़र्स को हम केवल पढ़ने की परमिशन देना चाहते हैं और कुछ यूज़र्स को हम चाहते हैं कि वो डेटाबेस में चेंजेस भी कर पाएँ, तो वो हम सेट ट्रांजेक्शन से अप्लाई कर सकते हैं। सेट ट्रांजेक्शन कमांड की यूज़ से हम उस पर डिफरेंट कंडीशंस या ट्रांजेक्शन्स के जो मोड हैं वो सेट कर सकते हैं कि किस इस डेटाबेस पे कितने लोग रीड कर सकते हैं, कितने राइट कर सकते हैं और कितने केवल उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये थे हमारे ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के कुछ कमांड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसमें, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट आर मैनेज प्रॉपर्टीज़ डायनामिकली फॉर द यूज़र सेशन। यूज़र सेशन जो रहता है उसमें यदि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ मैनेज करना चाहते हैं, तो वो सारे स्टेटमेंट इसके अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑल्टर सेशन।
ऑल्टर सेशन स्टेटमेंट टू मॉडिफाई कंडीशन और पैरामीटर्स दैट आर अफेक्ट टू योर डेटाबेस कनेक्शन। ऑल्टर सेशन यानी कि हमने जो सेशन यूज़र सेशन क्रिएट किया है उसको चेंज करना चाहते हैं, है ना, तो ये हम ऑल्टर सेशन कमांड की मदद। नेक्स्ट हमारा आता है सेट रोल। सेट रोल स्टेटमेंट टू इनेबल और डिसेबल द रोल दैट आर कंकरेंटली इनेबल्ड फॉर द सेशन। मतलब हमने जो भी रोल्स सेट किए हैं यूज़र के अकॉर्डिंग, वो उस रोल को इनेबल और डिसेबल करता है कब? करेंटली जो सेशन चल रहा है उसके लिए। ये थे हमारे सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो बुक के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे काम करता है, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, आपकी अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया इसके टाइप्स आपकी बुक में नहीं है, तो आप बच्चों मेरे इस वीडियो से या PDF से लिख लीजिएगा। आपकी बुक में सीधे SQL स्टेटमेंट हेडिंग है 1.6 पे और उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिलेक्ट स्टेटमेंट किसके अंदर आता है, जो हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं उनमें से, है ना। तो अब सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सिलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल विथ और विदाउट अ कंडीशन। यदि हमें किसी टेबल में से किसी रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है, हम चाहते हैं कि हम उस रिकॉर्ड को देखें हमारे अकॉर्डिंग, तो हम किस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे? हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से हम अलग अलग रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं। एक और कंडीशन है, सिलेक्ट स्टेटमेंट हम विथ और विदाउट कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम कोई कंडीशन भी दे सकते हैं और सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम विदाउट कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट लगेगा कैसे। सिलेक्ट स्टेटमेंट का बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है? सिलेक्ट स्टार ऐसा बनता है फ्रॉम टेबल नेम। बस इतना लिख के ये कॉलन लगाएंगे हम, और हमारी टेबल जो टेबल का नाम हमने लिखा है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो क्या है इसका सिंटेक्स? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? हमारा टेबल का नाम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को शो कर देगा। जो पूरी स्टूडेंट टेबल है उसमें चाहे 1 कॉलम में, 2 कॉलम में, 10 कॉलम में, वो सब आपके सामने शो कर देगा। गेट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल, आपके सामने स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो ये क्या थी? सिंपल सी सिलेक्ट स्टेटमेंट थी। यहाँ हमने कोई कंडीशन लगाई? नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ हम पूरी टेबल यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रैंक ग्रेटर देन 5। अब हम यहाँ स्टूडेंट टेबल में कंडीशन लगा रहे हैं कि जहाँ रैंक ग्रेटर देन 5 है, रैंक क्या है? ग्रेटर देन 5 है, वो रिकॉर्ड हमारे सामने लगा। तो ये वेयर क्लॉज है। वेयर क्या है आपका? एक क्लॉज है, हमने जिसका यूज़ सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ किया है, ठीक है। ये क्या प्रूफ देगा आपको? गेट रिकॉर्ड विद द कंडीशन वेयर स्टूडेंट्स रैंक इज ग्रेटर देन 5। ये आपको आउटपुट वो देगा जिसकी रैंक 5 से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये था हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट प्रैक्टिकल में आप सीखेंगे कि जहाँ पे हम बहुत सारे क्लॉजेस के साथ द्वारा, बहुत सारी कंडीशंस के द्वारा यूज़ कर करके डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट स्टेटमेंट को लगाएंगे। हमेशा डेटाबेस को रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टेटमेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें हम कंडीशंस अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जब हम डेटाबेस में से डेटा अपने अकॉर्डिंग रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट के साथ बहुत सारे क्लॉज, कंडीशंस, स्टेटमेंट्स, यूज़ ऑपरेटर्स यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट आउटपुट एज एन आउटपुट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की।
जो कि है हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट यूज्ड टू इंसर्ट अ सेट ऑफ वैल्यू इनटू अ डेटाबेस टेबल। इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज विथ वैल्यू। इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ हम डेटाबेस के अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रैंक स्टूडेंट नेम मार्क्स वैल्यू 1 एंड कुमार, है ना। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर रैंक और स्टूडेंट का नाम और मार्क्स इंसर्ट करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, रैंक फर्स्ट है, नाम कुमार है, और जो मार्क्स हैं वो 450 आए हैं उसके। तो ये हम जब इंसर्ट कमांड लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट टेबल के इस कॉलम में ये वैल्यू जाके लिख जाएगी। क्लियर? ये कहलाती है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड की मदद से हम अपने डेटाबेस में नई रो इंसर्ट कर सकते हैं, नई वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपडेट स्टेटमेंट की। अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ हम जो पहले से बना हुआ डेटाबेस या टेबल है उसको चेंज करने के लिए, लाइक पहले हमने कोई कॉलम का नाम या कोई बच्चे का नाम गलत लिख दिया है, अब हम उसको चेंज करके दूसरा करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं अपडेट स्टेटमेंट। The update statement is used to update existing value in a table which is based on some condition. Like the select statement, we can also use different conditions in update statement too, है ना। सिलेक्ट स्टेटमेंट की तरह अपडेट स्टेटमेंट में भी हम बहुत सारी कंडीशंस लगा के यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चों इसका, अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू मनोज। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे कि अपडेट करिए स्टूडेंट टेबल को। स्टूडेंट क्या है हमारा, टेबल का नाम। सेट स्टूडेंट नेम मतलब स्टूडेंट नेम सेट कर दो मनोज। मनोज को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है। ये वेयर क्या है हमारा, वेयर हमने क्लॉज लगाया है, ठीक। वेयर स्टूडेंट नेम मतलब बच्चे का नाम जो है वो पहले से क्या है, कुमार है। यहाँ पे बेटा ध्यान से समझना, जो ये मैंने लिखा है अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम है, सेट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट का नाम सेट करो, जिसमें ये जो मनोज है ये नया नाम है, ये न्यू वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। वेयर द ओल्ड वैल्यू इज कुमार मतलब बच्चे का नाम कुमार लिखा हुआ है, अब उसको मनोज करना है। तो ये ध्यान रखना है कि अपडेट स्टेटमेंट में पहले हम न्यू वैल्यू देते हैं, वेयर के बाद उस कंडीशन में हम ओल्ड वैल्यू देते हैं विच वी वांट टू रिप्लेस। ओके, जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो हम बाद में देते हैं। द क्वेरी गिवन above will update the student name from मनोज टू कुमार where student name is कुमार, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने क्वेरी लिखी है वो क्या चेंज करेगी, जिस बच्चे का नाम कुमार था उसको मनोज कर देगी, राइट। ये था अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट आप अपनी टेबल पर अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस के साथ अप्लाई करोगे। ये मैं आपको बेसिक चीज़ बता रही हूँ, जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आप खुद से सब कुछ कर पाओगे। समझ आया? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, दैट इज डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड to delete the existing record in the table which is based on some conditions. Like other statement, we can also use some conditions with delete statement too. Okay, for example, सॉरी हिंदी में बताती हूँ, डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ डिलीट करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो टेबल्स में रिकॉर्ड हैं, उनको डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब डिलीट स्टेटमेंट को भी हम कंडीशन के साथ लगा सकते हैं। लाइक हम केवल ऐसे रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहते हैं जो बच्चों के मार्क्स 50% से कम हैं, तो हम ये कंडीशन लगा देंगे तो केवल 50% मार्क्स से कम वाले बच्चों के मार्क्स डिलीट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे कई बार चांसेस आते हैं कि जब डेटाबेस में हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना रहता है, वहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू मनोज। ये डिलीट करना है कहाँ से, स्टूडेंट टेबल का नाम,
वेयर हमारा क्लॉज है, स्टूडेंट नेम मनोज है। ऐसे बच्चे का नाम डिलीट कर दो जिसका नाम मनोज है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा। दिस क्वेरी गिवन above विल डिलीट द रिकॉर्ड विच हैज़ स्टूडेंट नेम एज मनोज। तो इसमें जिस टेबल में जिस बच्चे का नाम मनोज होगा वो उस रो को डिलीट कर देगा। क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट? ये था हमारा डिलीट स्टेटमेंट। इसी के साथ साथ आपकी बुक में जितने स्टेटमेंट्स दिए थे वो ख़त्म होते हैं। आपके बुक के 1.6 जो कॉल एक्सरसाइज है, लाइक जो आर्टिकल है, उसमें इतने स्टेटमेंट हैं। आपको ये समझ में आए होंगे। और लग रही बात इनको प्रैक्टिकली कैसे लगाएंगे, तो वो आप मेरे प्रैक्टिकल के वीडियो में देखिएगा। बट इनकी थ्योरी आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। और हिंदी मीडियम के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हम एसक्यूएल की क्वेरीज़ के जो एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं और जो सिंटेक्स हैं वो आप इंग्लिश में ही लिखिएगा। उनको बिल्कुल भी कोशिश मत करिए कि ये हम हिंदी में लिखें। ये आपको इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश में ही लर्न करना है। हाँ, जो उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो आप हिंदी में लिख सकते हैं, तो वो भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि डिलीट कमांड का उपयोग हम टेबल या डेटाबेस में से रो अथवा कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट इसमें भी डिलीट को ऐसा मत लिखना मिटाना कमांड का उपयोग नहीं, वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही डिलीट कमांड ही लिखना है। हाँ, मिटाने हटाने के लिए करते हैं, इतना आप हिंदी यूज़ कर सकते हो। और आप अपनी आईपी की जो बुक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा हमें इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश में ही पढ़ना और लिखना है। तो आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश से फ़ैमिलियर हो पाएँ। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं चैप्टर के एंड होने के बाद आपको दूंगी। सो डोंट वरी, आप मुझे बार बार मैसेज करके मत पूछिए कि मैम नोट्स कब मिलेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।